सुस्वागतम। एक बार फिर आप लोगों का विद्यार्थी कल्याण परिषद में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब सपरिवार सकुशल होंगे और अपनी घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था वाक्य विचार के बारे में, और हमने बताया था कि ये दो भागों में है। एक भाग इसका कक्षा 9 में आ जाता है और एक भाग इसका कक्षा 10 में चला जाता है। कक्षा 9 के बारे में मैंने बताया था, वाक्य के भेद जब मैंने बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि वाक्य के दो तरह के भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मैंने वाक्यों के 8 भेद बताए थे जो आपने किए। अब क्योंकि 10वीं क्लास का है, 10वीं कक्षा का है, तो हम रचना के आधार पर एक करेंगे और रचना के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे भी 4 अंक के होते हैं कक्षा 10 के लिए। आइए चलो रचना के आधार पर वाक्य भेद करते हैं। इसमें सबसे पहले है सरल वाक्य, दूसरे नंबर पे संयुक्त वाक्य और तीसरे पे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, एक क्रिया, अर्थात ऐसे वाक्य जहां क्रिया एक होती है। कर्ता 2 हो सकते हैं, एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होती है। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो योजक के द्वारा 2 उपवाक्य को जुड़े हुए होते हैं, उपवाक्यों में जुड़े हुए होते हैं। अर्थात 2 वाक्य जब किसी योजक के द्वारा जुड़ते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ऐसे ही नंबर तीसरे पे मिश्रित वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। आइए सबसे पहले हम सरल वाक्य को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि जिस वाक्य में एक क्रिया हो किंतु कर्ता एक या एक से अधिक हो, वहां कौन सा सरल वाक्य होता है। जैसे राम पढ़ता है, राकेश खेलने गया, पहल सैनिक उठा। अर्थात इसमें सब में क्रिया एक है, क्रिया सब में देखा गया, आप देखोगे कि सब में एक ही है। तो इस तरह से जिस वाक्य में केवल एक क्रिया पाई जाती है वहां सरल वाक्य होते हैं। कई बार ऐसा होता है, ऐसे वाक्य भी होते हैं जहां कर्ता छुपा हुआ होता है, वे भी सरल वाक्य में आते हैं। रचना के आधार पर इसका जो दूसरा भेद है वो है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य को समझते हैं कि संयुक्त वाक्य कौन सा वाक्य है। जब 2 उपवाक्य किसी योजक कौन कौन से हो सकते हैं, और तथा किंतु परंतु लेकिन आदि। जब 2 उपवाक्य किसी योजक के द्वारा जुड़ जाते हैं तो वहां
संयुक्त वाक्य होता है। दो उपवाक्य किसी योजक के द्वारा, ठीक है ना, मैंने जैसे यहाँ पे भी लिखा और, तथा, फिर, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन आदि, इनके द्वारा जब वे जुड़ जाते हैं तो वहां पे संयुक्त वाक्य हो जाता है, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे राम विद्यालय गया और मित्रों संग खेला। राम विद्यालय गया, ये एक अलग हो गया, और मित्रों संग खेला, ये एक अलग हो गया। किसके द्वारा? और के द्वारा जुड़ा है। इस तरह से ही घायल सैनिक उठा, और उसने हथियार उठाया। इसके अलावा हम कह सकते हैं हमने मेहनत की किंतु सफल नहीं हुए, तो ये भी संयुक्त वाक्य में आएगा। हम वहां गए परंतु हमारी रेल निकल गई, तो ये भी इसमें ही आएगा। इस तरह से हम जहां भी योजक होते हैं, जहां भी हम योजक के द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य समझने के उपरांत आइए अब हम मिश्रित वाक्य समझने का प्रयास करते हैं। ये रचना के आधार पर अंतिम भेद है। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में थोड़ा ही अंतर है। यहाँ तो दो उपवाक्य आपस में योजक के द्वारा जुड़े होते हैं, किंतु इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है, बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं जो योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा करते हैं। कैसे? जहां कोई मुख्य उपवाक्य किसी योजक आपके सामने है कि जिन्हें जो जब आदि। जहां कोई मुख्य उपवाक्य किसी योजक के द्वारा किसी अन्य उपवाक्य अथवा वाक्यों द्वारा जुड़ा हो वहां मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य होता है। दोबारा से देख ले कि जहां कोई मुख्य उपवाक्य किसी योजक के द्वारा किसी अन्य उपवाक्य अथवा वाक्य द्वारा जुड़ा हो वहां मिश्रित वाक्य या मिश्रित वाक्य होता है। कैसे? उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है। अध्यापक ने कहा, क्या कहा? कि कल छुट्टी है। तो ये मुख्य वाक्य है, वो अध्यापक ने कहा, ये हमारा मुख्य उपवाक्य है, और की योजक है, कल छुट्टी है, ये आश्रित उपवाक्य हुआ। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य है। इसके अलावा और भी हमारे पास में बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो पढ़ेगा वही सफल होगा। अब इसमें जो के द्वारा जुड़ा हुआ है, जो पढ़ेगा वही सफल होगा। इस तरह से हम जो है कह सकते हैं कि
मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जो योजक के द्वारा दो उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं और उसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है, बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं। अभी हमने रचना के आधार पर वाक्य को समझा, उसके भेद समझे। जब हम उनके भेद पढ़ रहे थे तो हमारे सामने मिश्रित वाक्य में और संयुक्त वाक्य में एक शब्द उभर के आया, आश्रित उपवाक्य। आखिर आश्रित उपवाक्य होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? आश्रित उपवाक्य जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था उपवाक्य 2 तरह के, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। जो प्रधान उपवाक्य है वो वाक्य में एक ही होता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो आश्रित उपवाक्य के बारे में समझते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा आश्रित उपवाक्य, नंबर 2 विशेषण आश्रित उपवाक्य और नंबर 3 क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन से उपवाक्य होते हैं कि जब किसी प्रधान उपवाक्य की में जो संज्ञा दी जाती है और जब उसका जो आश्रित उपवाक्य जो बोला जाता है तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं तो वे जो है संज्ञा आश्रित उपवाक्य में आते हैं। और जिन इसकी एक मोटी सी पहचान मैं आपको बता दूं कि जिन वाक्यों में की लिखा होता है, की मिल जाए आपको लिखा हुआ, तो ये समझना कि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि मोहन ने कहा कि वह आज नहीं आएगा। मोहन ने कहा, किसने कहा? मोहन ने कहा कि वह आज नहीं आएगा। इस तरह से जो है ना, यहाँ संज्ञा के इसके मोहन के स्थान पे हमने वह शब्द प्रयोग किया, तो यहाँ पे कौन सा संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। इस तरह से जो है हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। राम ने कहा कि माता सो रही हैं, तो यहाँ पे की आया, तो इस प्रकार से ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। अब संज्ञा आश्रित उपवाक्य समझने के उपरांत अब हम विशेषण आश्रित उपवाक्य समझने का प्रयास करते हैं। विशेषण, जैसे हमने जब इनको परिभाषा विशेषण की परिभाषा बताई थी कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसमें भी यही है कि प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं वे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जो पैसे मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। जो पैसे मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, तो जो इसमें विशेषता बताई गई है, इस तरह से ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ। इस तरह से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि तेज दौड़ने वाला घोड़ा मोहन का था। तेज दौड़ने वाला घोड़ा मोहन का था। तो इस तरह से ये भी विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ कि जो मोहन का घोड़ा था वो कौन सा था? तेज दौड़ने वाला था। इस तरह से ये विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। अब नंबर 3 क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसी प्रकार से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य भी होते हैं जो मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो वे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे मैं लिखता हूं ज्यों ही बजी जो ही घंटी बजी बच्चे बाहर आ गए। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई गई है। हम दूसरा कहते हैं जैसे
ही मैं जैसे मैं स्टेशन पर गया गाड़ी चल चुकी थी। जैसे ही मैं स्टेशन पर गया गाड़ी चल चुकी थी, अर्थात जो है यहाँ भी क्रिया की विशेषता बताई गई है। इस प्रकार से मैंने आपको 3 तरह के आश्रित उपवाक्य बताए, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये 3 ही प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य समझने के उपरांत और वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर करने के बाद अब हम देखते हैं कि 10वीं की परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। 10वीं कक्षा में जैसे मैंने आपको बताया कि 4 अंक का ये सवाल होता है और इसके 4 खंड होते हैं। तो जिस तरह से दिए जाते हैं, पिछले वर्ष का मैंने प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत किया है कि प्रश्न दिया है निर्देशानुसार उत्तर लिखिए, और इसका का खंड है उसने स्टेडियम जाकर क्रिकेट मैच देखा। इस तरह से जो है प्रश्न दिया है, एक वाक्य दिया है उसने स्टेडियम जाकर क्रिकेट मैच देखा, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। उसने कहा संयुक्त वाक्य में बदलो, तो उत्तर है वह स्टेडियम गया। और मैंने बताया था कि जहां संयुक्त वाक्य होता है वो योजक द्वारा 2 उपवाक्य को आपस में जोड़ता है। तो हमने इसके 2 उपवाक्य बनाए और उसको योजक के द्वारा हमने जोड़ा और के द्वारा। वह स्टेडियम गया एक उपवाक्य हुआ, उसने क्रिकेट मैच देखा दूसरा उपवाक्य हुआ। उन दोनों को मिला करके हमने एक बनाया कि वह स्टेडियम गया और उसने क्रिकेट मैच देखा। तो इस तरह से हम संयुक्त वाक्य जब भी बनाएंगे तो उससे पहले 2 छोटे छोटे उपवाक्य बनाएंगे और उसको योजक के द्वारा जोड़ देंगे। दूसरा खा खंड है, जैसे ही बच्चे को खिलौना मिला वह चुप हो गया। इसको हमें सरल वाक्य में बदलना है। जैसे ही बच्चे को खिलौना मिला वह चुप हो गया। अब सरल वाक्य में मैंने आपको बताया था कि केवल एक ही क्रिया होगी, हमें एक क्रिया में इसको करना है। तो बच्चा खिलौना मिलते ही चुप हो गया, बच्चा खिलौना मिलते ही चुप हो गया। इस प्रकार से ये हमारा सरल वाक्य बन गया। अब तीसरा दिया है इसमें, मन्नू जी की साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। किसको? मन्नू जी की साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, मिश्र वाक्य में बदलना है। तो हम कैसे करेंगे कि मन्नू जी की जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं, हमने क्या है जो, मैंने ये इनकी विशेषता बताई थी कि जब जो है मिश्रित वाक्य बनाएंगे तो उसमें भी योजक होगा और उसको जो है ना योजक होगा और उसमें भी एक आश्रित उपवाक्य होगा, एक मुख्य उपवाक्य होगा। तो इसमें हमने कहा है मन्नू जी की जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं, मन्नू जी की जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं उनके लिए उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार से ये हमारा मिश्रित वाक्य बनेगा। इसके अलावा घा में दिया है, जो शांति बसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। जो शांति बसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद भी लिखो। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था कि ये जो शांति बसती थी वह चेहरे पर स्थित थी। आश्रित उपवाक्य छांटकर, पहले उसको छांटना है फिर उसका भेद भी लिखना है। तो आश्रित उपवाक्य है जो शांति बसती थी, जो शांति बसती थी, ये मैंने आपके सामने लिखा है जो शांति बसती थी। अब इसका भेद है क्या, किसकी, इसकी विशेषता, क्योंकि चेहरे की विशेषता वो बता रहा है इसलिए विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ। ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ। जो अभी मैंने आपको घा खंड अभी आपको समझाया था, अब इसको हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि जो पेपर में कई बार आता है कि जो शांति बसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। मैंने इसी को रेखांकित किया है और इसमें बचा रेखांकित का भेद लिखिए। इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमने जो है जो रेखांकित है इसका हमें क्या लिखना है, भेद लिखना है कि कौन सा उपवाक्य का कौन सा भेद है। तो ये क्योंकि जो शांति बसती थी वह चेहरे पर स्थित थी, चेहरे की विशेषता बताई गई है और विशेषता वहां होती है जहां पे विशेषण होता है। तो इसलिए ये विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण, विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसके अलावा
क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये नीचे लिखा है, निम्न वाक्यों से एक वाक्य बनाओ। वाक्य संश्लेषण, जब 2 या 2 से 3 वाक्य हमारे पास में आते हैं तो वे एक साथ जोड़ करके पूछ लिया जाता है उससे कि इनको जो है जोड़ करके एक वाक्य बनाओ। तो इस तरह का प्रश्न लिया जाता है। ऐसे इस तरह के जब वाक्यों को या जो जोड़ते हैं, जोड़ करके जब हम इकट्ठा करते हैं तो वाक्य संश्लेषण, वाक्य को इकट्ठा करना, वाक्यों को जोड़ना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। और इससे जब प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ इस तरह से दिया जाए, निम्न वाक्यों से एक वाक्य बनाओ। और इसमें मैं लिख देता हूं, और लिखने के बाद में जैसे इन्होंने लिख दिया कि एक वाक्य बनाया, लिखा घायल सैनिक उठा। दूसरा लिख दिया, सैनिक ने हथियार उठाया। तीसरा लिखा, घायल सैनिक शत्रुओं से लड़ने लगा। इस तरह से इन्होंने 3 हमें वाक्य दिए हैं। घायल सैनिक उठा, घायल सैनिक ने हथियार उठाया, घायल सैनिक शत्रुओं से लड़ने लगा। और ऊपर क्या लिखा है, निम्न वाक्यों से एक वाक्य बनाइए। अब हमें इन तीनों वाक्यों से एक वाक्य बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो ये ऐसे जो साधारण वाक्य हम इसको एज इट इज उठा लेते हैं। घायल सैनिक उठा, अब घायल सैनिक ने हथियार उठाया, मतलब इसका मतलब उसने हथियार उठाया। घायल सैनिक ने हथियार उठाया तो क्या है, उसने, घायल सैनिक उठा, उसने हथियार उठाया। और जब हम संयुक्त करते हैं, जब संयुक्त वाक्य हम बनाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, योजक के द्वारा हम उसको जोड़ देते हैं। तो घायल सैनिक उठा, उसने हथियार उठाया और शत्रुओं से लड़ने लगा। इस प्रकार से ये वाक्य संश्लेषण हुआ। जो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वो एक वाक्य बनाने के लिए जब दिया जाता है तो इस तरह से हम एक वाक्य बना देंगे। ये 3 वाक्य दिए हैं और 3 वाक्य को जब हम एक बनाएंगे तो घायल सैनिक उठा, उसने हथियार उठाया और शत्रुओं से लड़ने लगा। इसी तरह से अगर विश्लेषण हमें करना है तो विश्लेषण हम उसी हिसाब से कर देंगे। घायल सैनिक उठा, एक वाक्य, ये इसका ये बन गया। दूसरा, उसने हथियार उठाया, तो उसने किसने, घायल सैनिक ने, घायल सैनिक ने हथियार उठाया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा दूसरा वाक्य बन गया। और को छोड़ करके शत्रुओं से लड़ने लगा। कौन लड़ने लगा, घायल सैनिक, तो घायल सैनिक शत्रुओं से लड़ने लगा। ये हम जब तोड़ना चाहे तो हम तोड़ देंगे इस तरह से, और जब हम जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से वाक्य संश्लेषण और वाक्य विश्लेषण आपकी, मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ है व्याकरण में वाक्य विचार, ये संपूर्ण हुआ। ये एक ऐसा पाठ है कि जितनी भी आप एक्सरसाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे इसका, उतना ही आपकी समझ में आएगा। और ये बहुत 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 जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूं कि आप जो भी कहानी पढ़े या अखबार पढ़े, उसमें देखें कि उसमें जो वाक्य दिए हुए हैं उसको देखें और देख करके आप अभ्यास करें कि ये साधारण वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। जब आप अभ्यास उसका करोगे पढ़ने का तो आपकी समझ में आएंगे। इसी तरह से जैसे 9वीं क्लास के लिए मैंने तुम्हें अर्थ के आधार पर बताए थे कि ये नकारात्मक है, ये आज्ञावाचक है, ये प्रश्नवाचक है, तो ये सारी चीजें उसमें अखबार में होती है, किताबों में होती है। अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, अलग से उदाहरण ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप लगातार अभ्यास करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ में मैं इस से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।